हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजुकेशन बाइट पर। कैसे हो आप सभी? मुझे उम्मीद है कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे। शिक्षण निगम की कल की क्लास में मैंने आपकी शिक्षण प्रविधियां जो थी वो कंप्लीट करवा दी थी। आज मैं आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रही हूँ, जो है शिक्षण की नवीन विधाएं या उपागम, यानी कि न्यू अप्रोचेस ऑफ टीचिंग। अप्रोच का मतलब क्या होता है? अप्रोच का मतलब है कि जो भी कार्य आप करने जा रहे हो, उस कार्य को किस तरीके से, किस ढंग से आप देखते हैं, यानी कि आपका दृष्टिकोण क्या है उस कार्य को लेकर के, और किस प्रकार से आप उसको संपादित करोगे। ठीक है, यानी कि जो भी आप कार्य, जैसे यहाँ शिक्षण कार्य है तो शिक्षण कार्य का क्या आधार रहेगा, किस प्रकार से आप उसको संपन्न करेंगे, उसको देखने का तरीका आपका क्या है, ये है अप्रोच। तो देखिए, शिक्षण के नवीन उपागम के अंतर्गत आपको कई सारी प्रणाली जो है वो देखने को मिलेंगी, जिसमें सबसे पहली है आपकी बाल केंद्रित शिक्षण प्रणाली। इस प्रणाली में क्या होता है, अगर आप नाम से समझेंगे तो देखो, बाल मीन्स बच्चा, केंद्रित मीन्स केंद्र बिंदु, और शिक्षण मीन्स टीचिंग। इसको हम चाइल्ड सेंटर टीचिंग भी बोलते हैं। ये जो आपकी प्रणाली है, इसमें जो केंद्र पर होता है वो होता है बच्चा। ठीक है, बाल केंद्रित शिक्षण से अभिप्राय एक ऐसी शिक्षण प्रणाली से है जिसमें शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु बालक होता है, यानी कि बच्चे यहाँ पर केंद्र बिंदु होते हैं, और इसमें बच्चों की रुचियों, प्रवृत्तियों, क्षमताओं को ध्यान में रख करके शिक्षण जो है प्रदान किया जाता है। बाल केंद्रित जो शिक्षण प्रणाली है, इसके अंतर्गत हम बच्चों की क्षमताओं को, उनकी क्या क्या मानसिक विकास उनका हो चुका है, किस स्तर के बच्चे हैं, ये सारी चीज़ें, उनकी रुचि क्या है, किस में रुचि ज़्यादा लेंगे वो, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके हम शिक्षण क्रिया जो है वो करते हैं। इसका जो मुख्य लक्ष्य है वो है बालक को अधिगम में स्वतंत्रता प्रदान करना तथा स्वक्रियाओं पर जोर देना। इस शिक्षण में शिक्षक जो है केवल मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है तथा बालकों से मित्रवत जो है व्यवहार रखते हैं। ये पूछा जाता है कि बाल केंद्रित शिक्षण जो प्रणाली है, इसमें केंद्र बिंदु कौन होता है, तो वो होते हैं बच्चे। और शिक्षक का यहाँ पर किस प्रकार से भूमिका रहती है, तो शिक्षक जो हैं वो एक पथ प्रदर्शक या मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। बच्चों से मित्रवत व्यवहार करेंगे, जहाँ पर बच्चों को ज़रूरत है वहाँ पर शिक्षक जो है वो खड़ा रहेगा। इसमें कुछ आपकी विधियां आती हैं, कौन कौन सी, तो देखिए, मांटेसरी प्रविधि हो गई, प्रोजेक्ट प्रविधि हो गई, खेल प्रविधि हो गई, किंडरगार्टन प्रविधि हो गई। ये सब बाल केंद्रित शिक्षण के अंतर्गत ही आती हैं। चाहे मांटेसरी लीजिए, चाहे किंडरगार्टन लीजिए, इन सभी में बच्चों का ही बस ध्यान रखा गया है। यानी कि जो आपको शिक्षण कार्य कराना है उसमें बच्चों को ध्यान में रखते हुए कार्य करना, यानी कि इन सभी प्रक्रियाओं का, इन सभी विधियों का जो केंद्र बिंदु है वो कौन है, बच्चा है। फटाफट से इन सभी के जो आपके जनक हैं उनका नाम लिखिएगा। कल ही क्लास में मैंने आपको बताए थे कि किंडरगार्टन के कौन जन्मदाता है, मांटेसरी के कौन है, तो फटाफट से लिखिएगा। बाल केंद्रित शिक्षण की विशेषताएं क्या हैं, तो बच्चे को स्वतंत्रता जो है वो देनी, बच्चे को स्वक्रियाएं करने पर जोर देना, पाठ्य सहगामी क्रियाओं पर बल देना, श्रव्य दृश्य सामग्री का प्रयोग करना और अनुशासन पर बल देना। ये सभी क्या है, इसकी विशेषताएं हैं। कुल मिलाकर के इस विधि में होता क्या है, बच्चे जो हैं वो केंद्र बिंदु रहेंगे, शिक्षक एक मार्गदर्शक का काम करेगा, और बच्चों की सभी चीज़ों का हमें ध्यान रखते हुए जो कार्य है वो करना है। इसका उद्देश्य क्या रहेगा, तो बालक का चहुमुखी विकास करना, यानी कि सर्वांगीण विकास करना, स्वयं करके सीखने की प्रवृत्ति का विकास करना, यानी कि बच्चों के स्वयं सीखने पर जोर देना कि बच्चे स्वयं करें और सीखें, बच्चों में आत्मविश्वास जागृत करने की भावना विकसित करना, बालकों में सहयोग की भावना को विकसित करना, चिंतन, मनन, जिज्ञासा जैसी प्रवृत्तियों का विकास करना, शारीरिक दंड की प्रक्रिया को बहिष्कृत करना, यानी कि हटाना। ठीक है, शारीरिक दंड को है बिल्कुल नकार देना, स्वतंत्र रूप से कार्य करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा देना। तो ये सभी इसके उद्देश्य रहेंगे कि बच्चों में हमें करना क्या है, बच्चों का सर्वांगीण विकास हो, शारीरिक भी और मानसिक विकास भी। बाल केंद्रित शिक्षण में शिक्षक की क्या भूमिका रहती है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, मैंने आपको बोला भी था, ये पूछते हैं वो। तो बाल केंद्रित जो शिक्षण होता है, इसमें जो शिक्षक है वो बालक का एक सहयोगी,
सेवक तथा मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। वह बालकों को सभी प्रकार से मार्गदर्शन करता है और विभिन्न क्रियाकलापों को करने में सहायता देता है। शिक्षक जो है वो बस यहाँ पर एक सहायक के रूप में होता है। जब ज़रूरत पड़ेगी तो शिक्षक वहाँ खड़ा रहेगा और बच्चों का मार्गदर्शन करेगा। आपने शायद एक सुनी होगी शिक्षक केंद्रित शिक्षण प्रणाली, जिसमें जो केंद्र रहता था वो रहता था शिक्षक, और कहीं ना कहीं बच्चे जो इस प्रणाली में कहीं ना कहीं एक निष्क्रिय वहाँ पर रहते थे, बस श्रोता बन के रह जाते थे, सुनते थे और वहाँ पर सक्रिय नहीं रहते थे। तो आपकी जो बाल केंद्रित शिक्षण है और शिक्षक केंद्रित जो शिक्षण प्रणाली है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है इसको हम देखते हैं। बाल केंद्रित शिक्षण में बालक सर्वोपरि होता है, जबकि शिक्षक केंद्रित शिक्षण में शिक्षक जो है वो सर्वोपरि होता है। बालक की स्वतंत्रता व स्वायत्तता का महत्वपूर्ण स्थान है बाल केंद्रित में, जबकि शिक्षक केंद्रित में शिक्षक का ही स्थान है। शिक्षक ने जो आदेश दे दिया, शिक्षक ने जो डिसीजन ले लिया, शिक्षक का ही सब कुछ यहाँ पर माना जाएगा। बाल केंद्रित में अधिगम में छात्र की सक्रिय भागीदारी होती है, जबकि शिक्षक केंद्रित में विद्यार्थी जो हैं वो निष्क्रिय होकर के अधिगम करते हैं, वो मात्र एक श्रोता के रूप में वहाँ बैठे रहते हैं। बाल केंद्रित में ज्ञान निर्मित होता है क्योंकि शिक्षार्थी स्वयं करके सीखता है, और यहाँ पर क्या है, जो शिक्षार्थी है वो शिक्षक से ही ज्ञान को प्राप्त करता है शिक्षक केंद्रित में। यह बाल केंद्रित जो है आपकी प्रणाली है, इसमें विस्तृत सामाजिक संदर्भों में सीखता है, अर्थात चार दीवारी के बाहर भी अधिगम करता है। जबकि शिक्षक केंद्रित में क्या होता था, गुरुकुल में रखा जाता था और वहीं पर जो है उनकी जो प्रक्रिया थी शिक्षण की वो चलती रहती थी। तो ये होता है आपका शिक्षार्थी इसमें चार दीवारी के अंदर ही जो काम है वो करता है, यानी कि अंदर ही उसका शिक्षण जो है वो चलता है। तो ये रहेगा इसमें मेन अंतर। इसके बाद आते हैं हम क्रिया आधारित या गतिविधि आधारित शिक्षण, यानी कि एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग। इसमें क्या होता है कि जो भी हम अधिगम कराएंगे उसका जो आधार रहेगा वो रहेंगी गतिविधियाँ, यानी कि बच्चों को क्रिया कराते हुए ज्ञान को प्रदान करना। क्रिया या गतिविधि का अर्थ है क्रिया करके ज्ञान प्राप्त करना। क्रिया से तात्पर्य है वह कार्य जिसे छात्र किसी उद्देश्य से पूर्ण करता है और उसे पूरा करने में उसका शारीरिक व मानसिक दोनों क्रियाशील रहना। मतलब कि जो बच्चा काम करेगा, आपने देखा होगा हम बच्चे को कोई काम देते हैं, कोई भी वर्क दो आप एक्टिविटी से रिलेटेड, खेल वाला, तो बच्चे के उसमें शरीर भी काम करता है और कहीं ना कहीं मानसिक रूप से भी वो उसमें सक्रिय रहता है। तो उसका दोनों ही यहाँ पर विकास रहता है। गतिविधि के अंतर्गत वे सभी क्रियाएँ आती हैं जिनकी सहायता से शिक्षक विषय वस्तु को सरल, रोचक और प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। जैसे कि पशु पक्षी का नाम लेकर आगे पीछे कूदना, आपने देखा होगा, आप ये बहुत से टीचर हैं वो गतिविधि ये कराते भी हैं। ठीक है, बच्चों को लाइन में खड़ा कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है ना कि उन्होंने गर्ल्स और बॉयज़ से अंताक्षरी वगैरह आपने देखी होगी, करवाते थे ना क्लास में इंग्लिश के वर्ड्स की। तो जैसे किसी ने बोला एप्पल तो लास्ट में ई आया तो ई से वर्ड बोलना है, ऐसे ग्रुप डिवाइड कर देते थे, एक गर्ल्स का एक बॉयज़ का। ऐसे ही आप कर सकते हैं। पशु पक्षियों के नाम वाला यहाँ पर बताया है। ऐसे ही नाटक, वर्ग, पहेली पूछना, लेखन कराना, पीटी कराना, कदम ताल, ये सब हम यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। तो ये गतिविधि आधारित रहेंगी। इसका उद्देश्य क्या है, तो गतिविधि द्वारा बालकों में अनेक दक्षताओं को विकसित कर सकते हैं। खेल खेल में शिक्षण द्वारा सिखाना, ये इसका उद्देश्य है। बालकों में सक्रियता का विकास करना, कि सभी बच्चे सक्रिय रहेंगे। आपको पता है जब एक्टिविटी करते हैं तो सारे बच्चे सक्रिय रहते हैं और कहीं ना कहीं बहुत अच्छे मन से वो काम सीखते भी हैं। शिक्षण को सरल और रोचक व प्रभावपूर्ण बनाना, ये भी इसका उद्देश्य है। कक्षा को सुचारू रूप से चलाने में सहायक है आपकी गतिविधि आधारित शिक्षण। बच्चों की रुचियों, मनोवृत्तियों एवं स्तर को समझते हुए शिक्षण कराने में भी ये सहायक हैं। तो ये इसके उद्देश्य रहेंगे। इसके बाद आता है आपका रुचिपूर्ण या फिर आनंददायी शिक्षण, यानी कि जॉयफुल टीचिंग। रुचिपूर्ण शिक्षण एक ऐसा उपागम है जिसके द्वारा बालक में रुचि व जिज्ञासा उत्पन्न कर स्वयं सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। रुचिपूर्ण शिक्षण के अंतर्गत हम क्या करते हैं, बच्चे की जो भी विषय वस्तु हम पढ़ाने जा रहे हैं उस विषय वस्तु में बच्चे की हम रुचि जागृत करेंगे, और जैसे ही बच्चे की रुचि जागृत हो जाएगी या जिज्ञासा उसकी उत्पन्न हो जाएगी उस टॉपिक में, तो कहीं ना कहीं वो आराम से उस चीज़ को सीखेगा। ठीक है, रुचि नहीं है, जैसे आप अभी देख लीजिए मैथ में कहीं ना कहीं रुचि नहीं होती तो आप लोग उस सब्जेक्ट को छूते भी नहीं हो। संस्कृत में रुचि नहीं है तो आप उसको पढ़ना पसंद नहीं करेंगे।
और जिस सब्जेक्ट में आपकी रुचि है, जो सब्जेक्ट आपको पसंद है, बार बार आप उसको ही पढ़ना चाहते हो। इसीलिए शिक्षक का काम ये है कि बच्चों को जहाँ पर दिक्कत आ रही है, जहाँ पर उनका मन नहीं लग रहा है, वहाँ पर उनकी रुचि को उत्पन्न करे। ठीक है। इस प्रक्रिया में ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बालक का वातावरण रुचिपूर्ण व आनंददायी बनाकर छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित किया जाता है। जैसे कि विषय के अनुसार चार्ट, मॉडल, चित्र, प्रोजेक्ट, इन सभी का प्रयोग करना, तभी रुचि जो है वो आ जाएगी। रुचिपूर्ण शिक्षण अधिगम की क्रियाविधि क्या है? तो इसमें कहानी चित्रण कर सकते हैं, नाटक का प्रयोग भी कर सकते हैं, खेल हो गया, भ्रमण हो गया, वार्तालाप, कविता, पहेली, इन सब का प्रयोग भी कर सकते हैं। जैसे बच्चे रुचि नहीं ले रहे हैं, आप सामाजिक पढ़ा रहे हैं, बच्चे बोर हो रहे हैं, तो आप उनको भ्रमण पर लेकर के जा सकते हैं। कोई ऐसा टॉपिक आ रहा है जहाँ पर आपको ऐसा ज़रूरत पड़ रही है कि आप उसको गीत के माध्यम से बता सकते हैं, कविता के माध्यम से दर्शा सकते हैं, या पहेली कर सकते हैं वहाँ पर, तो वहाँ पर आप इनका प्रयोग कीजिएगा ताकि बच्चे क्या है, उनकी रुचि आ जाए। रुचिपूर्ण शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो उद्देश्य लगभग सभी के एक ही समान आपके रहने वाले हैं। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को रुचिपूर्ण बनाकर प्रत्येक बालक की सहभागिता को सुनिश्चित करना, ये इसका उद्देश्य रहेगा। समुदाय का सहयोग प्राप्त करना, बालकों का नामांकन, ठहराव तथा गुणवत्ता या गुणात्मक शिक्षा की वृद्धि करना, यानी कि बच्चों के नामांकन को भी बढ़ाना। जब आप अच्छे से पढ़ाओगे, मनोरंजन करके पढ़ाएंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चे क्या है, विद्यालय में ठहरेंगे भी। नेक्स्ट है पॉइंट, विद्यालय का वातावरण सरल, आकर्षक, शैक्षिक एवं सौंदर्यपूर्ण बनाना, रुचिपूर्ण शिक्षण का उद्देश्य रहेगा। और विद्यालय ह्रास व अवरोधन को रोकना, यानी कि बच्चे जैसे क्या होते हैं, बीच बीच में नाम कटवा लेते हैं या आना बंद हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं अपनी क्लास से, तो इन सभी ये जो आपकी रहेंगी बाधाएं, इन सभी को दूर करना भी क्या है, रुचिपूर्ण शिक्षण का उद्देश्य है। नेक्स्ट आते हैं सहभागी शिक्षण या सह शिक्षण पर। तो सहभागी का मतलब है, सह मीन साथ में, भागीदारी का मतलब भाग लेना, यानी कि सहभागिता से। तो सहभागी शिक्षण का सामान्य अर्थ है शिक्षक एवं शिक्षार्थी की सहभागिता, यानी कि शिक्षक भी वहाँ पर इंक्लूड रहे और शिक्षार्थी भी रहें, दोनों ही वहाँ पर अपना पार्टिसिपेट करें और जो क्रिया है वो चलती रहे। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षार्थी भी उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना कि शिक्षक। जैसे कि कक्षा में शिक्षक के द्वारा प्रश्न पूछना और छात्र का उत्तर देना, तो यहाँ पर दोनों की सहभागिता आपको दिख रही है। शिक्षक निर्देश देता है तो छात्र क्या है, उसका पालन करते, ये भी आपको क्या है, सहभागिता शिक्षण का ही एग्जाम्पल आपका रहेगा। और कहीं ना कहीं यहाँ पर कौन सी विधि हम प्रयोग कर रहे हैं, प्रश्नोत्तर प्रविधि। ठीक है, बच्चा क्या है, अगर हमने क्वेश्चन पूछा तो सारे बच्चे क्या हैं, स्थिर होकर के शिक्षक का प्रश्न सुनेंगे और फिर उसका उत्तर देंगे। तो दोनों की ही सहभागिता है, शिक्षक भी यहाँ पर एक्टिव है और छात्र भी एक्टिव है। क्लियर है? सहभागी शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो छात्रों में चिंतन, मनन, तर्क, जिज्ञासा जैसी प्रवृत्तियों का विकास करना, शिक्षक व छात्र दोनों को क्रियाशील रखना, ये इसका उद्देश्य है। सहयोग व सहकारिता की भावना विकसित करना, छात्रों की आवश्यकता अनुसार कक्षा अभ्यास का निर्धारण करना। इसमें शिक्षक ये भी कर सकता है कि छोटे छोटे समूह उसने बना दिए और उन समूह में शिक्षण कार्य कर रहा है। ऐसी स्थिति में भी शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों की सहभागिता रहती है। फिफ्थ क्वेश्चन है आपका, फिफ्थ पॉइंट है आपका, दक्षता आधारित शिक्षण, यानी कि स्किल बेस्ड टीचिंग। दक्षता आधारित शिक्षण क्या होता है? इसका मतलब ये है कि बच्चों को किसी एक काम में दक्ष करना, यानी कि उनकी स्किल जो है वो डेवलप करना, ताकि भविष्य में वो उसके आधार पर अपना जीवन यापन कर पाएँ। बालकों को ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ समाज में विशिष्ट स्थान बनाने के लिए किसी क्षेत्र में विशिष्ट दक्षताएं प्राप्त करनी पड़ती हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने उसको पढ़ा लिखा दिया, शिक्षित हो गया, ठीक है, लेकिन फिर भी किसी एक क्षेत्र में तो उसको दक्ष होना पड़ेगा, तभी वो आगे जा कर के अपने जीवन यापन की, आजीविका के जो साधन है वो उसको उपलब्ध हो पाएंगे। जैसे कि चित्रकला, संगीत, नृत्य, टंकण, बागवानी, डिजाइनिंग, कंप्यूटर इत्यादि। दक्षताएं जो हैं वो प्रमुख रूप से दो प्रकार की होती हैं, एक भौतिक और एक मानसिक।
दक्षता आधारित शिक्षण से तात्पर्य है ये कि दक्ष अध्यापकों के द्वारा ऐसा शिक्षण जो छात्रों को ज्ञान प्राप्ति में दक्ष बना सके, अर्थात छात्रों में विभिन्न भिन्न प्रकार की दक्षता का विकास करे, जिससे कि क्या है उस ज्ञान का वो भविष्य में प्रयोग कर सके। अब ऐसा नहीं कि किसी में एक ही दक्षता हम प्रयोग करें, कम से कम एक, और ज़्यादा से ज़्यादा जितनी हो पाए किसी में। वो बच्चे के ऊपर भी रहता है कि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं मल्टी टैलेंटेड जैसे बोलते हैं ना, कुछ लोग होते हैं और वो लोग कभी ना कभी बच्चे भी रहे होंगे, तो कहीं ना कहीं उनका जो मन है या उनको एक से अधिक क्षेत्रों में दक्षता प्रदान है या प्राप्त कर पाए हैं, उन्होंने सीखी हुई है, उनकी स्किल्स ऐसी हैं वो कि 2 से ज़्यादा क्षेत्रों में भी काम कर पा रहे हैं। तो शिक्षक का जो मेन उद्देश्य है वो यही यहाँ पर रहेगा कि बच्चे में किसी न किसी प्रकार से कोई ऐसी स्किल डेवलप करना ताकि भविष्य में वो अपना जो भी कार्य है वो कर पाए, जीवन यापन कर पाए। दक्षता आधारित शिक्षण विधि के सोपान क्या हैं? तो पूर्व तैयार यानी कि उद्देश्य का निर्धारण करना, विषय वस्तु का प्रस्तुतिकरण, इसके बाद नियम, फिर अभ्यास, अभ्यास कार्य में सुधार और उसका प्रयोग। तो ये इसके सोपान रहेंगे। नेक्स्ट आइए, इसका उद्देश्य क्या है दक्षता आधारित शिक्षण का? तो छात्रों को दक्ष बनाना इसका उद्देश्य है, प्रतिस्पर्धा की भावना विकसित करना, सहयोग की भावना विकसित करना, ज्ञान को स्थायित्व प्रदान करना, ये इसके उद्देश्य रहेंगे। इसके बाद है आपका उपचारात्मक शिक्षण। ठीक है, उपचारात्मक शिक्षण से पहले मैं आपको निदानात्मक परीक्षण बताना चाहूँगी। ये इम्पॉर्टेंट है, ये सिलेबस में नहीं है बट फिर भी क्वेश्चन यहाँ से पूछ लेते हैं। निदानात्मक परीक्षण क्या होता है? परीक्षण का मतलब होता है जांच करना। निदानात्मक का मतलब है निदान करने के लिए, यानी कि बच्चों को कहीं ना कहीं अधिगम में कठिनाइयाँ भी होती हैं। जब हम पढ़ाते हैं तो उनको कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत आती है, चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं। जैसे आपने कोई तरीका समझाया और बच्चों को समझ में नहीं आया, तो कहीं ना कहीं बच्चे कहते हैं मैम समझ नहीं आया, सर समझ में नहीं आया। तो हमारा वहाँ पर काम क्या है, हम दूसरा तरीका कहीं ना कहीं प्रयोग करें तब बच्चे समझ पाएंगे। ठीक है ना? तो निदानात्मक परीक्षण का काम ये होता है कि इसके द्वारा छात्रों की कमजोरियों व कठिनाइयों के कारण का पता लगाते हैं कि किस वजह से बच्चों को समझ में नहीं आ रही है। ठीक है, कभी कभी आपने देखा होगा, कभी फैमिली प्रॉब्लम होती है तो बच्चे क्या है पढ़ने में मन नहीं लगाते हैं। कुछ ऐसी समस्या या उनका शारीरिक कोई स्वास्थ्य में कुछ उनके विकार है, तबीयत ठीक नहीं है तो वो नहीं मन लगा रहे हैं। तो जब ऐसी कंडीशंस होती हैं तो उस वक्त हमें सबसे पहले उन कारण का पता लगाना है कि बच्चा क्यों नहीं सीख रहा है या उसको कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, तो किस कारण से आ रही है। इसी को बोलते हैं हम निदानात्मक परीक्षण। और जब हमें कारणों का पता चल जाता है तो उसके बाद हम करते हैं उनका उपचार, यानी कि उनको दूर करेंगे। समझ में आया? निदानात्मक परीक्षण का मतलब है छात्रों की कठिनाइयों का पता लगाना कि एक क्या कठिनाई है और उन कठिनाई का क्या रीज़न है। उपचारात्मक शिक्षण क्या होता है? तो निदानात्मक परीक्षण में आपने जो भी कठिनाई का पता लगाया है उन कठिनाइयों को हम दूर करते हैं उपचारात्मक शिक्षण में। उपचारात्मक शिक्षण का अभिप्राय उस शिक्षण से है जिसका प्रयोग छात्रों की कमियों या कठिनाइयों को दूर करने के लिए किया जाता है। जहाँ पर बच्चों को दिक्कत आ रही है उस चीज़ को दूर करने के लिए हम प्रयोग करते हैं उपचारात्मक शिक्षण का। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और आपको यहाँ से देखकर भी लग रहा होगा लगभग सभी ईयर में आए, 16, 18, 19, 22, 23। उपचारात्मक शिक्षण का मुख्य आधार जो है वो क्या है? तो वो है आपका निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण से ही हम अधिगम संबंधी जो अक्षमताएं हैं, कमजोरियां हैं, कठिनाइयां हैं, इनका पता लगाते हैं और उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उन सभी को दूर किया जाए। अर्थात जैसी हम निदान करेंगे वैसा ही उपचार भी करेंगे। जैसा हमने कठिनाई पता लगाई, कारण पता लगाया, उसी प्रकार से हम उसका उपचार करेंगे। उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो बालकों की क्षमताओं को उचित दिशा में मोड़ने में इसका प्रयोग करते हैं। विद्यार्थियों में शिक्षण के प्रति रुचि उत्पन्न करने में इसका उद्देश्य है। विद्यार्थियों की दोषपूर्ण आदतों को समाप्त करना और उन्हें उत्तम रूप से शिक्षा प्रदान करना, उन्हें उत्तम आदर्श देना, उनमें अच्छी योग्यताएं, अच्छी हैबिट क्या है उनको डेवलप करना। विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर करना और भविष्य में उनसे मुक्त करना, ये इसका उद्देश्य रहेगा। और विद्यार्थियों में आत्मविश्वास को जागृत करना, ये उपचारात्मक शिक्षण के उद्देश्य रहेंगे। आप इनको अपनी भाषा में भी लिख सकते हो, हर चीज़ें याद करने की ज़रूरत नहीं है, समझिए और फिर उसको पॉइंट को अपने तरीके से लिख दीजिएगा।
मंदबुद्धि छात्रों के लिए उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार से किया जाना चाहिए? जैसे कोई बच्चा बहुत धीमी गति से सीख रहा है, नहीं मन लग रहा है, तो उनके लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं? तो छोटे-छोटे समूहों में विभाजित करके उनकी आवश्यकता अनुसार शिक्षा प्रदान की जाए, पुनरावृत्ति व गृह कार्य का प्रयोग किया जाए, ठीक है? निर्देशों को सरल व स्पष्ट रूप से बच्चों के सामने दोहराया जाए, बार-बार उसी चीज़ को रिपीट किया जाए, विषय से रिलेटेड मॉडल, चार्ट इन सबको प्रदर्शित किया जाए, समूह चर्चा, वाद-विवाद, प्रोजेक्ट कार्य इन सबको करवाया जाए, तो बच्चे क्या हैं, कहीं न कहीं सीखेंगे। जो मंदबुद्धि छात्र हैं वो भी अच्छे से सीख लेंगे। कार्यों को समझाने के लिए सरलतम खेल का प्रयोग करना, छात्रों को भी अवसर देना, उन्हें प्रोत्साहित करते रहना समय-समय पर। तो मंदबुद्धि छात्र भी कहीं न कहीं पर आपने देखा भी होगा, आपके साथ के भी बहुत से अच्छे बच्चे हैं, जो मतलब ऐसे बच्चे होंगे जो एकेडमिक स्तर पर उतने अच्छे शायद नहीं रहे हों जितने वो अब अच्छे होंगे, ठीक है ना? तो कहीं न कहीं क्या है, प्रोत्साहित करना भी बहुत ज़रूरी रहता है बच्चों को। नेक्स्ट आइए, बहुकक्षा शिक्षण या फिर बहुस्तरीय शिक्षण, ठीक है? मल्टी क्लास और मल्टी ग्रेड टीचिंग क्या होती है? बहुकक्षा शिक्षण का सीधा अर्थ है एक शिक्षक द्वारा एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ाना। इसमें शिक्षक एक से अधिक कक्षाओं के छात्रों को एक साथ बैठा करके शिक्षण कार्य को करता है। जैसे कि आप गए किसी विद्यालय में और वहाँ पर 2-3 क्लास के बच्चों को एक साथ बिठा करके पढ़ा दिया। कभी कभी आपके यहाँ ऐसा होता भी होगा, जब आप लोग खुद पढ़ाई कर रहे होंगे तो जैसे कोई टीचर एब्सेंट है, नहीं आया हुआ है, तो क्या करते हैं, 2-3 क्लास को मर्ज कर देते थे और एक शिक्षक वहाँ पर जो था वो पढ़ाता था। जैसे कि कक्षा 1, 2, 3 को एक साथ पढ़ाना। तो ये रहेगा आपका बहुकक्षा शिक्षण, एक साथ में एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ाना। इसमें छात्रों को समूह में बांटकर उन्हें कार्य दिया जाता है, जिससे वे एक दूसरे के साथ चर्चा करके सहयोग के द्वारा विषय को समझते हैं। इस शिक्षण में हम कविता पाठ, लोकगीत, नाटक, अंत्याक्षरी इन सबको विशेष महत्व देते हैं। कक्षों की कमी होने पर हम इस शिक्षण को अपनाते हैं। इस चीज़ को ध्यान रखना, जैसे कि मैंने आपको बताया था, कक्षों की या शिक्षक नहीं आ पाया है तब भी हम इस विधि को अपना लेते हैं। वो हम अपने समय के अनुसार देखेंगे कि वहाँ पर कैसी आवश्यकता जो है वो पड़ रही है। और फिर वहाँ पर हम याद रखना, सिलेबस नहीं कराते, ये नहीं कि हम 3rd क्लास का सिलेबस करा दें, 2nd का नहीं। वहाँ हम ऐसा काम कराते हैं जो उन तीनों इस क्लास के लिए क्या है, पर्याप्त रहे। बच्चे वहाँ पर अपना मनोरंजन भी करें, सीखें भी। जैसे हम अंताक्षरी का प्रयोग कर सकते हैं, वहाँ पर गीत या पहेली का प्रयोग कर सकते हैं। ऐसी एक्टिविटी करा दें कि बच्चा क्या रहे कि सीखता भी रहे और साथ साथ ऐसा भी ना हो कि सिलेबस छूट जाए, या फिर हम जैसे 1 क्लास का सिलेबस करा रहे हैं तो बाकी की 2 क्लास का सिलेबस छूट जाए, तो ऐसा भी नहीं करना है। बहुस्तरीय शिक्षण क्या होता है? तो बहुस्तरीय शिक्षण को मानसिक स्तरीय शिक्षण भी कहते हैं, यानी कि एक ही कक्षा में अलग अलग तरीके एवं अलग अलग गति से सीखने वाले बालक होते हैं। जब एक शिक्षक एक ही समय में कक्षा के प्रत्येक बालक को उसके स्तर के आधार पर समूहों में शिक्षण कार्य कराता है तो वो कहलाता है बहुस्तरीय शिक्षण। आप यहाँ शब्दों पर ध्यान देना, बहुस्तरीय और ये है बहुकक्षा। बहुकक्षा का मतलब है एक साथ एक से अधिक कक्षाओं को पढ़ाना, ठीक है? और बहुस्तरीय का मतलब है कि एक साथ अलग अलग स्तर के बच्चों को पढ़ाना। तो कहीं ना कहीं बहुस्तरीय शिक्षण आपको एक क्लास में भी देखने को मिल सकता है। जैसे कि आप क्लास 1 में पढ़ाने गए तो उसमें सारे बच्चे एक जैसे तो होते नहीं हैं, कोई प्रतिभाशाली होता है, कोई मंदबुद्धि वाला है, कोई बहुत ही उद्यमी या नहीं सीखने वाला बच्चा है, कोई धीमी गति से सीख रहा है। तो एक ही कक्षा में कई सारे स्तर के बच्चे मिल जाएंगे, उनको एक साथ पढ़ाना, वो हो जाएगा आपका बहुस्तरीय शिक्षण, ठीक है? जैसे कि किसी कक्षा में गणित विषय में तेज, मध्यम, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी हैं तो उन्हें कठिन, मध्यम, सरल प्रश्न दे करके हल कराना। और हमारा काम भी यही रहता है, जब सबसे पहले हम स्टार्टिंग करते हैं तो सबसे पहले हम इजी क्वेश्चन कराते हैं, फिर उससे टफ, फिर उससे टफ, ठीक है? और ऐसे ही हमें क्रिया रखनी भी है ताकि सब बच्चे जो हैं वो सीखें। किसी एक पर नहीं आपको कॉन्सेंट्रेट करना है कि भाई प्रतिभाशाली कोई पढ़ाना है, वो कर ले रहा है। कुछ कुछ ऐसे टीचर मैंने देखे भी हैं जो अच्छे बच्चे होते हैं, जो जल्दी सीख लेते हैं, उनका फोकस मेन उन्हीं पर रहता है। बाकी जो अगर धीमी गति से सीख रहा है उस पर वो फोकस करते ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है हमको। आइए, बहुकक्षा और बहुस्तरीय शिक्षण की उपयोगिता क्या है? तो विद्यालयों में कक्ष के अभाव होने पर हम इनका प्रयोग करते हैं। विद्यालय परिसर में अनुशासन बनाए रखने के लिए भी हम इसका प्रयोग करते हैं,
ठीक। कक्षा कक्ष का अभाव है तो सीधी सी बात है बच्चे ऊधम ऊधम ना करें, ठीक है। तो इसीलिए हम कक्षा को मर्ज कर देते हैं और एक साथ पढ़ा देते हैं, तो कहीं ना कहीं अनुशासन भी जो है वो बना रहता है। छात्रों को गीत का नाटक, लोकगीत, कविता पाठ आदि के बारे में बताने के लिए भी हम इसका उपयोग करेंगे। छात्रों की रुचि का विकास करने में, छात्रों के समय का उपयोग करने में और कम समय में उनको अधिक शिक्षा देने में भी हम ऐसी जो शिक्षण प्रणाली है उसका प्रयोग करते हैं। साथ साथ सृजनात्मकता का विकास करने में। आ गया सभी को समझ में? देखिएगा ये सारे आपके जो थे इम्पॉर्टेंट थे और कई बार यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इन सभी को तैयार कर लेना और बस समझ लेना ताकि आप आंसर जो है वो अपनी भाषा में लिख पाएँ। आज इतना ही रखूँगी। कल की क्लास में मैं आपकी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करूँगी जो है सूक्ष्म शिक्षण यानी कि माइक्रो टीचिंग। चलिए, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय, टेक केयर।